रावलपिंडी 13 अगस्त 1972। एक ऐसा प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप जिसे पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित हिरासत जगहों में गिना जाता था, उस रात खामोशी में डूबा हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को यही बंद रखा गया था। इस जगह की सुरक्षा किसी सैन्य किले से कम नहीं थी। 18 इंच मोटी दीवारें, उनके ऊपर फैले कंटीले तार, चौकसी करते गार्ड टावर और हर कुछ दूरी पर हथियारबंद सैनिक। यहां से भाग निकलना सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग असंभव समझा जाता था। लेकिन उन्हीं सलाखों के भीतर 3 भारतीय पायलट ऐसे थे जिनके मन में आजादी की आग अभी बुझी नहीं थी। वे दीवारों की ऊंचाई नहीं, अपने इरादों की मजबूती पर भरोसा करते थे। जो कुछ उन्होंने करने का निश्चय किया था, उसने आगे चलकर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया। इस कहानी को समझने के लिए समय को पीछे ले जाना होगा। 3 दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने निर्णायक चरण में था। सीमा पर लगातार गोलाबारी हो रही थी। जमीन पर भारतीय सेना धीरे धीरे बढ़त बना रही थी, मगर आसमान की जंग अलग ही चुनौती पेश कर रही थी। पाकिस्तान के जफरवाल क्षेत्र में स्थित एक ऊंचा निगरानी टावर भारतीय विमानों के लिए बड़ी समस्या बन गया था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती और अवसर मिलते ही एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग कर देती। इस रणनीतिक ठिकाने को नष्ट करना आवश्यक हो गया था। यह जिम्मेदारी सौंपी गई फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को, एक ऐसे पायलट जिन्हें उनकी शांत बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के लिए जाना जाता था। 10 दिसंबर 1971 की सुबह पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट में सवार होकर लक्ष्य की ओर बढ़े। जैसे ही उनका विमान वॉच टावर की रेंज में पहुंचा, अचानक दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियां और गोले हवा चीरते हुए सीधे उनके जेट की दिशा में आ रहे थे। कॉकपिट में चेतावनी संकेत चमक उठे। कुछ ही पलों में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख पारुलकर ने एक पल की भी देरी नहीं की और इजेक्शन लिवर खींच दिया। तेज झटके के साथ वे कॉकपिट से बाहर निकले और पैराशूट खुल गया। उनकी जान बच गई थी, लेकिन भाग्य ने उन्हें सीधे दुश्मन की धरती पर उतारा। नीचे उतरते समय ही उन्हें एहसास हो गया था कि हालात बेहद नाजुक हैं। जमीन पर गिरते ही चोट का दर्द तेजी से फैल गया। वे उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने पहचान लिया कि यह भारतीय पायलट है। देखते ही देखते माहौल भड़क उठा। दुश्मन दुश्मन की आवाजें गूंजने लगीं। भीड़ उत्तेजित हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में लोगों ने उन पर हाथ उठा दिया। घूंसे, लातें, धक्के, हर तरफ से वार होने लगे। उनका हेलमेट और बाकी सामान छीन लिया गया। घायल शरीर लगातार मार और थकान के बीच उनकी ताकत जवाब दे गई और वे वहीं गिर पड़े। होश छूट गया। अगर कुछ और मिनट गुजर जाते तो शायद भीड़ उन्हें जिंदा न छोड़ती। उसी दौरान पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने स्थिति संभाली और भीड़ को अलग किया। किसी सैनिक ने कहा कि कैदी जिंदा ज्यादा काम आता है। इस तरह पारुलकर को मौत की कगार से हटाकर हिरासत में ले लिया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक संकरी, अंधेरी और नमी से भरी कोठरी में पाया। हवा भारी थी, दीवारें सीलन से भीगी हुई थीं। सामने एक अधिकारी खड़ा था, चेहरा सख्त और आवाज ठंडी। उसने बिना भूमिका के कागज और पेंसिल आगे बढ़ाते हुए आदेश दिया, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। पारुलकर ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। अधिकारी का स्वर तुरंत कठोर हो गया। पूछताछ दबाव में बदल गई और दबाव यातना में। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ। लंबे समय तक उन्हें झुकाने की कोशिश की गई। अंततः अत्यधिक दबाव के बीच उन्होंने एक नक्शा खींच दिया। अधिकारी संतुष्ट दिखाई दिया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। थोड़ी देर बाद वह गुस्से से भरकर लौटा। उसे समझ आ चुका था कि जो नक्शा दिया गया है वो आदमपुर का नहीं, बल्कि मुंबई के एक हवाई अड्डे का है। धोखे का एहसास होते ही उसका रवैया और कठोर हो गया। सजा सुनाई गई। पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहना होगा। बैठने की कोशिश भी की तो गोली मार दी जाएगी। एक गार्ड को विशेष निर्देश दिए गए कि यदि पारुलकर जरा भी झुकें तो तुरंत कार्रवाई की जाए। पूरी रात वे दीवार से सटे खड़े रहे। थका हुआ शरीर कांप रहा था। पैरों में दर्द की लहरें उठ रही थीं, लेकिन वे गिरे नहीं। कुछ देर बाद वही गार्ड जो उन्हें देख रहा था भीतर से पिघल गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर कोई अधिकारी आएगा तो वो संकेत दे देगा, तब तक वे थोड़ी देर बैठ सकते हैं। उस रात उन्होंने दर्द और थकावट के बीच जैसे तैसे समय काटा। अगले कई दिनों तक पूछताछ और यातना का दौर चलता रहा।
कोशिश यही थी कि वे कोई सैन्य जानकारी उगल दे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य की सीमा नहीं लांघी। अंततः अधिकारियों को लगा कि उनसे अधिक जानकारी निकलवाना संभव नहीं है। कुछ समय बाद उन्हें अन्य भारतीय बंदियों के साथ रावलपिंडी के POW कैंप में भेज दिया गया। यह वही कैंप था जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट बंद थे। वहां पहुंचकर पारुलकर को पता चला कि लगभग हर साथी ने गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान कष्ट झेला था। किसी को शारीरिक यातना दी गई थी, किसी पर मानसिक दबाव बनाया गया था, लेकिन एक बात समान थी, किसी का मनोबल टूटा नहीं था। दर्द सबने सहा, मगर आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। कैंप का प्रबंधन उस्मान हामिद के हाथ में था। उनका व्यवहार अन्य अधिकारियों की तुलना में संतुलित और औपचारिक था। वे भारतीय पायलटों से अपमानजनक ढंग से पेश नहीं आते थे। नियम सख्त थे, पर उनमें अनावश्यक क्रूरता नहीं थी। कैद की दीवारों के भीतर यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत थी। हालांकि उस्मान हामिद का व्यवहार अपेक्षाकृत संतुलित था, लेकिन कैंप के कई अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों को उनका यह रवैया रास नहीं आता था। उसी उस्मान हामिद ने एक दिन भारतीय कैदियों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस उपलब्ध कराया। उस समय यह बस एक साधारण सुविधा जैसी लग रही थी, समय काटने का एक साधन, लेकिन शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि यही एटलस आगे चलकर एक ऐसी योजना की नींव बनेगा जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में एक खबर पहुंची जिसने सब कुछ बदल दिया। ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत युद्ध जीत चुका था। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। ये समाचार सुनते ही कैंप के भीतर उम्मीद की लहर दौड़ गई। कई चेहरों पर महीनों बाद मुस्कान आई। सभी को लगा कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, तो बंदियों की अदला बदली भी जल्द ही होगी। घर लौटने की उम्मीद ने सबके मन में हलचल पैदा कर दी, लेकिन जहां बाकी लोग भविष्य के स्वागत की कल्पना कर रहे थे, वहीं दिलीप पारुलकर का मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उन्हें लगता था कि कूटनीतिक प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। सरकारों के बीच बातचीत में समय लगता है और कैदी अक्सर राजनीतिक समझौतों का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यदि हम सिर्फ इंतजार करते रहे तो यह महीनों नहीं, शायद सालों तक खिंच सकता है। क्यों ना हम खुद अपने भाग्य का फैसला करने की कोशिश करें। शुरुआत में किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको भरोसा था कि अब रिहाई दूर नहीं है, लेकिन पारुलकर के मन में जो विचार अंकुरित हुआ था वो यूं ही मिटने वाला नहीं था। उनके भीतर आजादी का बीज पड़ चुका था और यही बीज धीरे धीरे एक साहसिक योजना में बदलने वाला था। समय आगे बढ़ता रहा। बाहर युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन रावलपिंडी के उस कैंप के भीतर 12 भारतीय पायलटों की प्रतीक्षा खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते गुजरे और फिर महीनों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी तरह की स्पष्ट सूचना नहीं आई। उम्मीद धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगी। पारुलकर को महसूस होने लगा कि यदि वे खुद कोई कदम नहीं उठाएंगे तो अनिश्चितता उनका भविष्य तय करेगी। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ रिहाई नहीं था, बल्कि अपनी पहल से निकलना था। एक समय उन्होंने एक सीधा लेकिन बेहद खतरनाक विचार भी सोचा। रात में जब टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही साथ आता था, तब उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाते हुए बाहर निकलने की संभावना पर विचार किया गया। लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। कैंप की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक छोटी सी गलती का परिणाम तत्काल मौत हो सकता था। गहन विचार के बाद उन्होंने इस योजना को त्याग दिया। महीने बीतते गए, कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। कैंप के भीतर माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा। उम्मीद की जगह निराशा ने लेना शुरू कर दिया। ऐसे समय में पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से चर्चा की। इस बार उनकी बात दो लोगों ने गंभीरता से सुनी, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों ने निर्णय लिया कि अगर अवसर मिला तो वे जोखिम उठाएंगे। सबसे पहले उन्होंने उस एटलस को फिर से उठाया जो उस्मान हामिद ने दिया था। रात के सन्नाटे में वे नक्शों को बारीकी से देखते, दूरी मापते, रास्तों की दिशा समझते और संभावित मार्गों पर विचार करते। जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि सीधे भारत की सीमा की ओर जाना व्यवहारिक नहीं होगा। युद्ध के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक मार्ग चुना, अफगानिस्तान की दिशा। यदि वे पहले अफगान सीमा तक पहुंच जाएं, तो वहां से भारत लौटने का रास्ता निकाला जा सकता था। अगला चरण था सही स्थान चुनना। उन्हें ऐसी सेल चाहिए थी जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो, जहां गार्डों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम हो।
कई दिनों तक निरीक्षण करने के बाद उनकी नजर एक विशेष सेल पर टिक गई, सेल नंबर 4। लेकिन उस सेल में स्थानांतरण सरल नहीं था। इसके लिए व्यवहार, धैर्य और सही समय की जरूरत थी। यहीं पर पारुलकर की सूझबूझ काम आई। कैद के शुरुआती दिनों से ही उन्होंने गार्डों के साथ संतुलित और संयमित व्यवहार रखा था। वे अनावश्यक बहस से बचते, नियमों का पालन करते और कभी भी उग्रता नहीं दिखाते। धीरे धीरे कुछ सिपाहियों से उनकी सामान्य बातचीत शुरू हो गई थी। वही मामूली जान पहचान आगे चलकर उनके लिए अवसर बन गई। सही समय देखकर उन्होंने सेल बदलने की इच्छा जताई और आखिरकार व्यवस्था ऐसी बनी कि पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह को सेल नंबर 4 में स्थानांतरित कर दिया गया। उस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर चाटी। चाटी ने साफ कर दिया कि वे भागने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जोखिम उन्हें अनावश्यक लगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे तीनों प्रयास करना चाहें तो वे उनकी मदद से पीछे नहीं हटेंगे। अब असली चुनौती सामने थी, दीवार में रास्ता बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी, ठोस ईंट और सीमेंट से बनी हुई। बिना औजार के उसे तोड़ना असंभव था। किसी तरह उन्हें एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर हासिल हो गया। यही उनके हथियार थे। हर रात ठीक आधी रात के बाद जब कैंप अपेक्षाकृत शांत हो जाता, काम शुरू होता। बेड के नीचे घुसकर एक व्यक्ति ईंटों के जोड़ से सीमेंट निकालता, जबकि बाकी 3 चौकसी करते। निकली हुई धूल और मलबा सावधानी से बेड के नीचे छिपा दिया जाता। आवाज कम रहे, इसके लिए हर वार सोच समझकर किया जाता। गार्ड की निगरानी से बचने के लिए उन्होंने एक और उपाय किया। सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया। आधी रोशनी में बाहर से झांकने वाले को स्पष्ट दिखाई न दे, यही उद्देश्य था। जेल प्रशासन की सुस्ती भी उनके काम आई, क्योंकि नया बल्ब लगाने की प्रक्रिया लंबी और धीमी थी। एक रात स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। एक गार्ड ने अचानक झांककर भीतर देखा और उसे लगा कि कमरे में सिर्फ 3 पायलट दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसी समय हरीश सिंह बेड के नीचे दीवार पर काम कर रहे थे। गार्ड ने आवाज लगाई। तीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सोने का अभिनय करने लगे। गार्ड को शक हुआ और वह इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने दौड़ा। उसी क्षण हरीश सिंह चुपचाप बाहर निकले और अपनी जगह लेट गए। जब हामिद आए और चारों को मौजूद देखा तो उन्होंने गार्ड को ही लापरवाही के लिए डांट दिया। खतरा टल गया, लेकिन उस रात सबको एहसास हो गया कि एक छोटी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। धैर्य ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। वे ईंटों के बीच का सीमेंट निकालते, फिर ईंटों को वैसा ही जमा देते ताकि बाहर से देखने पर कुछ भी असामान्य न लगे। धीरे धीरे भीतर से एक खोखली जगह बनने लगी। इसी दौरान उन्होंने भागने के बाद की तैयारी भी शुरू कर दी। हर कैदी को महीने के अंत में कुछ रुपए मिलते थे। उन्हीं पैसों से उन्होंने सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क और अन्य जरूरी चीजें जुटाईं। उन्हें मालूम था कि जेल के बाहर हर कदम पर अनिश्चितता होगी। दिशा तय करने के लिए कंपस चाहिए था। उन्होंने एक अनोखा जुगाड़ किया। कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और सिलाई की सुई की मदद से एक अस्थायी कंपस तैयार किया। पारुलकर को घर से मिले कपड़ों का भी उपयोग हुआ। जेल के दर्जी को भुगतान कर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए, ताकि बाहर निकलने के बाद वे स्थानीय लोगों जैसे दिखें और आसानी से घुल मिल सकें। आखिरकार दीवार में बना छेद इतना बड़ा हो गया कि एक व्यक्ति उसमें से निकल सके। केवल पतली प्लास्टर की अंतिम परत बची हुई थी, जिसे जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि भागने की रात उसे चुपचाप हटाया जा सके। और फिर वो रात आई, 13 अगस्त 1972। आसमान पर काले बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी और कुछ ही देर में बारिश मूसलाधार हो गई। मौसम का यह बदलाव उनके लिए वरदान साबित हो सकता था। महीनों की तैयारी आज परीक्षा में बदलने वाली थी। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ से बना कंपस और थोड़ी नकदी अपने पास रखी। अब अंतिम चरण शुरू हुआ। पारुलकर ने सावधानी से दीवार की अंतिम परत हटाई। बारिश की आवाज ने हर छोटी ध्वनि को ढक लिया। एक एक कर वे संकरे रास्ते से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा है। बिना आवाज किए वे दीवार की ओर बढ़े, कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई और उसे ऊपर फेंककर कंटीले तारों के पार अटका दिया। सबसे पहले पारुलकर ऊपर चढ़े, फिर ग्रेवाल और अंत में हरीश सिंह। दीवार पार करते समय हर सेकंड अनंत जैसा लग रहा था, लेकिन अंततः वे दूसरी तरफ उतर गए।
अब वे जेल के बाहर थे, मगर यह केवल शुरुआत थी। वे तेजी से अंधेरे में आगे बढ़े और बस स्टैंड की ओर पहुंचे। किस्मत ने साथ दिया, उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। रात भर का सफर तनाव से भरा था। हर चेक पॉइंट, हर नजर उन्हें शक की तरह महसूस हो रही थी। सुबह लगभग 6 बजे वे पेशावर पहुंचे। अब सबसे बड़ा खतरा था पहचान का। अगर उनसे धार्मिक पहचान साबित करने को कहा जाता या किसी मेडिकल जांच में पकड़े जाते तो सब खत्म हो जाता। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद को क्रिश्चियन बताएंगे ताकि धार्मिक जांच से बच सकें। पेशावर से उन्होंने एक स्थानीय बस पकड़ी और सुबह 9:30 बजे के आसपास लंडी कोटल पहुंच गए। अब वे सीमा के करीब थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उधर लगभग सुबह 11 बजे रावलपिंडी के उस सख्त सुरक्षा वाले वॉर कैंप में अचानक अफरा तफरी मच गई। गार्डों को एहसास हो चुका था कि 3 भारतीय पायलट अपनी सेल में नहीं हैं। जब वे दौड़ते हुए सेल नंबर 4 तक पहुंचे और दीवार में बना बड़ा सा सुराग देखा तो कुछ क्षणों के लिए सब स्तब्ध रह गए। जिस दीवार को अजय समझा जाता था, उसमें भीतर से रास्ता बना दिया गया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी निगरानी के बीच यह कैसे संभव हो गया। घबराहट तुरंत गुस्से में बदल गई। गार्डों को डर था कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी सच्चाई पता चली तो लापरवाही का ठीकरा उन्हीं के सिर फूटेगा। डर और क्रोध के उस माहौल में कुछ गार्डों ने एक खतरनाक विचार सोचा। उन्हें पता था कि विद्याधर शंकर चाटी ने प्रत्यक्ष रूप से भागने में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन योजना की जानकारी जरूर थी। कुछ ने प्रस्ताव रखा कि चाटी को गोली मार दी जाए और रिपोर्ट में लिखा जाए कि वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें मारना पड़ा। इससे उनकी खुद की जिम्मेदारी हल्की हो जाती। लेकिन स्थिति उतनी सरल नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारियों तक जल्द ही सही सूचना पहुंच गई कि केवल 3 कैदी लापता है। ऐसे में झूठी कहानी गढ़ना संभव नहीं था। अंततः गार्ड चाटी के खिलाफ कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इधर जेल से काफी दूर निकल चुके पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह के सामने नई चुनौती खड़ी थी। उन्हें अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश करना था और तोरखम बॉर्डर वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। दूरी सुनने में कम लगती थी, लेकिन असली समस्या रास्ते की जानकारी थी। उनके पास केवल एटलस था और उसी में तोरखम के पास लंडीखाना रेलवे स्टेशन चिन्हित दिखाई देता था। नक्शे के अनुसार यदि वे वहां तक पहुंच जाएं तो आगे का मार्ग सरल हो सकता था। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो स्टेशन दशकों पहले बंद हो चुका है और नक्शा पुराना है। तीनों एक छोटे से ढाबेनुमा चायखाने पर पहुंचे और वहां मौजूद एक व्यक्ति से लंडी खाना का रास्ता पूछा। सवाल सुनते ही आसपास के लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। माहौल अचानक सतर्क हो गया। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ा और कड़े स्वर में पूछ बैठा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? पारुलकर ने बिना हिचक जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकारी हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने निकले हैं। दुर्भाग्य से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क निकला। उसे उनके हाव भाव में कुछ असामान्यता लगी। उसने तुरंत कहा कि इस नाम की कोई जगह यहां नहीं है। क्लर्क ने ताना मारते हुए कहा, तुम तीनों बंगाली हो है ना? अफगानिस्तान भागने की सोच रहे हो? ग्रेवाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? लेकिन बात संभलने के बजाय और उलझती चली गई। अंततः तीनों को पकड़कर तहसीलदार के सामने ले जाया गया। वहां भी उन्होंने वही कहानी दोहराई कि वे पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकारी हैं, मगर तहसीलदार पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। आखिरी प्रयास के रूप में पारुलकर ने एक नाम लिया, उस्मान हामिद। उन्होंने कहा कि यदि संदेह है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एलडीसी उस्मान हामिद से संपर्क कर लिया जाए। पारुलकर को लगा था कि यह नाम उन्हें सुरक्षा देगा, लेकिन वही निर्णय उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। तहसीलदार ने तुरंत फोन मिलवाया और पारुलकर से बात करवाई। आवाज सुनते ही उस्मान हामिद को समझ आ गया कि ये वही 3 भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे थे। हामिद ने फोन पर केवल इतना कहा कि ये लोग उनके अधीन हैं और जब तक सैनिक पहुंचे इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और तीनों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया और 30 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। इस दौरान अन्य भारतीय पायलटों को भी स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उन्हें फैसलाबाद की जेल में भेजा गया, जहां 500 से अधिक भारतीय युद्धबंदी रखे गए थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत तेज हो गई।
अंततः दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई की घोषणा की। जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने देश लौटे तो वहां अभूतपूर्व दृश्य था। हजारों लोग तिरंगे लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। ये उस जज्बे की कहानी थी जो कैद में भी झुकता नहीं। ये उस साहस की कहानी थी जो परिस्थितियों से बड़ा होता है। रावलपिंडी की वे दीवारें आज भी शायद उस रात को याद करती होंगी जब 3 भारतीय पायलटों ने उन्हें चुनौती दी थी और साबित किया था कि आजादी पहले मन में जन्म लेती है, फिर रास्ता खुद बना लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।